जय श्री राम सभी को। तो भाई आज की वीडियो देख ली ना तो न्यू मान लो कि ये राष्ट्रपति का टॉपिक तुम्हारी जेब में है। बस एग्जाम हॉल में बैठ के राइट टिक कर देना, क्योंकि यहाँ पे हम राष्ट्रपति से जुड़े हुए 50 इंपोर्टेंट सवाल कवर करने वाले हैं। तो भाई चलो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राष्ट्रपति का पद कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है हमारे अनुच्छेद नंबर 52 में। ठीक है, अनुच्छेद 53 के अंतर्गत सारी कार्यकारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, आगे चलते हैं अब अगले सवाल की तरफ। भारत के राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? और किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है ब्रिटेन से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आयरलैंड की। तो आयरलैंड से लिए हमने क्या? राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका से क्या लिया है? वो लिया है हमने राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। ठीक है, आगे चलते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? जस्ट अभी मैंने बताया किस में होती है, राष्ट्रपति में होती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होते हैं? इंपोर्टेंट देखो, नहीं होते हैं ये चीज पूछा है। लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के भी होते हैं, विधानसभाओं के भी होते हैं। यहाँ पे पॉइंट देखो, विधान परिषदों के बोल दिया है, तो विधान परिषदों के जो सदस्य हैं वो नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में? ये हमारे अनुच्छेद नंबर 54 में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रणाली द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली द्वारा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विजेता बनने के लिए न्यूनतम कोटा क्या होता है? तो भाई उसको चाहिए 50% प्लस में एक वोट अधिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तक कितने राष्ट्रपति द्वितीय चक्र की मतगणना में विजेता घोषित हुए? तो अब तक ऐसा एक ही बार हुआ है, सिर्फ एक बार। कब हुआ था? तो हुआ था 1969 में। और उस समय राष्ट्रपति बने थे कौन? पीवी गिरी। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सबको पता होगा ये, तो कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। और ये चीजें देखो, 35 वर्ष का होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सारी राष्ट्रपति की योग्यताएं हैं। किस अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 58 में। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं किस अनुच्छेद में है? जस्ट अभी हमने बताया किस में? अनुच्छेद 58 में, कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल से अधिक होना चाहिए, और वही किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं होना चाहिए। ये सभी चीजें अनुच्छेद 58 में आती है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? तो वो दिलाता है हमारे भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लो कभी भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना जो उपस्थित नहीं हो पाता है, तो उस समय शपथ कौन दिलाएगा? तो वो दिलाएगा सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का विस्तृत वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो वो दिया गया है हमारे अनुच्छेद 60 में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाला मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो शपथ कौन दिलाएगा? जस्ट अभी हमने कवर किया, कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सबको पता है 5 साल का होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? तो किसको देता है अपना त्यागपत्र? राष्ट्रपति देता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आधार क्या है? कि महाभियोग कैसे कर सकते हो? अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, संविधान पर अतिक्रमण करता है, तो उस पर महाभियोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। महाभियोग प्रस्ताव लाने से पहले कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी पड़ती है? तो भाई राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ये बात बतानी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल लोकसभा में, राज्यसभा में, या फिर दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक में, या फिर संसद के किसी भी सदन में? तो ये लाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव को
कितने बहुमत से पारित होना चाहिए, कितने बहुमत से होना चाहिए, तो भाई कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से जो है पारित होना चाहिए। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कोई पद रिक्त होने पर चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुनाव रद्द कर दिया जाता है, चुनाव स्थगित कर दिया जाता है, चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, केवल शेष सदस्यों के वोट गिने जाते हैं। बिल्कुल ये बात पूरी सही है कि केवल शेष सदस्यों के वोट गिने जाते हैं, परंतु यहाँ पे देखो फंसाने वाला सवाल है। इसने पूछा है क्या प्रभाव पड़ता है, ये नहीं पूछा कि क्या होता है। तो प्रभाव क्या पड़ता है? चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है भाई। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन डी गलत होगा। ठीक है, ये चीज नोट करना। आगे चलते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो कितने माह के भीतर चुनाव कराए जाने चाहिए? तो 6 महीने के भीतर भाई चुनाव होने चाहिए। आगे चलते हैं। भारत में एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? भाई भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार जो है राष्ट्रपति बन सकता है, अधिकतम जो है कुछ नहीं बताया गया है। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियों में निम्न में से कौन सी शामिल नहीं है? कौन सी शामिल नहीं है ये पूछा है। तो भाई धार्मिक शक्तियां ये क्या राष्ट्रपति में आती हैं? नहीं आती भाई। तो यही अपना सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हमारे किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद नंबर 72 में। ठीक है, और यहाँ तक आ गए हो तो अपना एक बारी लास्ट में जो है स्कोर बता देना, और ऐसे ही टॉपिक वाइज जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में लघुकरण का क्या अर्थ है? पूरी तरह माफ कर देना, दंड की अवधि कम करना, या फिर दंड की प्रवृत्ति कम करना और अवधि बदलना, या फिर विशेष परिस्थितियों में रोक लगाना। तो भाई यहाँ पे हो जाएगी दंड की प्रकृति बदलना। ठीक है, क्यों? लघुकरण का मतलब ये हो गया कि भाई तुम्हें जो सजा दी गई है ना उसको बदल देना। जैसे मान लो तुम्हें दे दी मृत्यु दंड दे दिया तुमको, तो उसको राष्ट्रपति बदल के कारावास में चेंज कर सकता है अगर राष्ट्रपति चाहे तो। यही लघुकरण होता है कि दंड की प्रकृति को बदल देना। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति में परिहार का क्या अर्थ है? परिहार का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है भाई दंड की अवधि कम करना। इसमें जो तुमको कोई भी कारावास दे दिया मान लो, तो उसमें ये वो नहीं बदलेगा कि जो सजा दी गई है वो सजा रहेगी तुम्हारी, बस उसका टाइम कम कर देगा। मान लो 10 साल की है तो तुम्हें 2 साल की कर दे। ठीक है, इस तरीके से परिहार का मतलब हो गया कि दंड की अवधि कम करना। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों में क्या अंतर है? सीधा सीधा अंतर है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है लेकिन राज्यपाल नहीं कर सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? कहां से लिए हैं? तो ये लिए हमने जर्मनी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। भारत में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख है? तो भारत में कितने हैं? 3 प्रकार के आपातकाल है। कौन कौन सा? एक है राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के तहत आता है। दूसरा कौन सा है? वो है अपना राष्ट्रपति शासन जो अनुच्छेद 356 के तहत आता है। जो राज्य में आपातकाल होता है उसमें राष्ट्रपति शासन 356 के तहत। और तीसरा कौन सा है? वित्तीय आपातकाल, तो वो आता है हमारे 360 के अनुसार अनुच्छेद। ठीक है, 3 प्रकार के आपातकाल है। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जस्ट अभी हमने पढ़ा किसमें? अनुच्छेद 352 में। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? जस्ट अभी हमने कवर किया किसमें? अनुच्छेद 356 में। और लास्ट आता है अपना वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? तो ये अभी भी कवर किया अनुच्छेद 360 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लगाया गया है? तो भगवान की दया है भाई अब तक एक बार भी जो है आपातकाल नहीं लगा है वित्तीय। आगे चलते हैं। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्री परिषद होगी, इसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। यह किस अनुच्छेद में लिखा है? तो ये सीधी सीधी बात लिखी हुई है भाई अनुच्छेद 74 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था? तो कौन से संविधान संशोधन था? तो वो था हमारा 42वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, आगे चलते हैं।
किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति दी गई? ठीक है, ये किस में दी गई? तो 42वें में तो वो कर दिया उसको मंत्रिपरिषद के साथ, पर इसमें उसमें राष्ट्रपति जो है एक बार फिर से अपना पुनर्विचार के लिए अर्जी डाल सकता है। तो ये किस में कहा गया? ये कहा गया अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन में। ये कब हुआ? तो ये अब हुआ 1978 में। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में वर्णित है? प्रधानमंत्री आ गया बीच में, चलो कोई बात नहीं, ये भी देख लेते हैं। तो ये है हमारे अनुच्छेद 78 में। ठीक है, आगे चलते हैं, राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होगा, यह किस अनुच्छेद में है? तो ये चीज किस अनुच्छेद में बताई गई है? ये चीज बताई गई है अनुच्छेद 79 में। आगे बढ़ते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो ये संयुक्त अधिवेशन यानी इमरजेंसी सिचुएशन में दोनों को बुलाना, तो इमरजेंसी का क्या नंबर है भाई? 108। तो इसी अनुच्छेद में जो है ये है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अध्यादेश की शक्ति किस में? अनुच्छेद 123 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? तो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, कब बने थे? तो ये बने थे 13 मई 1967 को। और इनकी मृत्यु कब हो गई? तो वो हो गई 3 मई 1969 को जो है इनकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं, भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? एकमात्र थे जो कि निर्विरोध चुने गए, कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। कब? 1977 में। ठीक है, कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये थे 6ठे नंबर के। आगे बढ़ते हैं, एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, जिन्होंने सिर्फ एक बार पॉकेट वीटो यूज की है अब तक, कौन थे? वो थे हमारे ज्ञानी जैल सिंह। कब किया था? तो 1986 में किया था, जो भारतीय डाक संशोधन विधेयक कानून को रोकने के लिए की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो कौन थे? हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, इन्होंने 1954 में जो है यह पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने थे जिन्होंने भारत रत्न लिया था, और दूसरे जो है राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई? तो ये किसके द्वारा की गई? 61वें संविधान संशोधन द्वारा 1988। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का अंतिम निर्णय कौन करता है? कौन करता है? तो वो करता है हमारी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, आगे चलते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन हेतु कितने प्रस्तावक और अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? तो वही 50 ही प्रस्तावक और 50 ही अनुमोदक चाहिए होते हैं। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति को मिलने वाला प्रति माह वेतन कितना है? कितने रुपए मिलते हैं भाई वर्तमान में राष्ट्रपति को? तो लगभग भाई 5 लाख के करीब जो है महीने के रुपए मिलते हैं, महीने के मिलते हैं, मंथली है भाई, ईयरली मत समझ लेना 5 लाख। ठीक है, आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू व्यक्तिगत रूप से कौन से नंबर की राष्ट्रपति है? ये चीज तुम मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओ, कौन से नंबर की है? ये मैं तुम्हें बता देता हूँ कि 25 जुलाई को अभी 2022 में ये राष्ट्रपति बनी थी। इससे पहले ये कहा कि झारखंड की जो है वो राज्यपाल थी 9वें नंबर की। ठीक है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन से नंबर की बनी है ये तुम मुझे कमेंट्स में बता देना। बाकी ऐसे ही टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट सवाल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।